कुछ पेड़ आप जानते हैं वो सिर्फ लकड़ी, पत्ते या छांव के लिए नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अपने आप में एक पूरा औषधालय होते हैं, एक जीती जागती फार्मेसी। आज हम ऐसे ही एक पेड़, नीम की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ उसके कड़वे पत्तों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। और देखिए, इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नीम क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि क्यों करता है। सही बात है। प्राचीन ग्रंथों में नीम के लिए अरिष्ट जैसे शब्द हैं। अरिष्ट, हाँ, यानी जो कभी नष्ट ना हो, और सर्व रोग निवारणी, मतलब सभी रोगों को हरने वाला। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। तो आज हम इन्हीं शब्दों के पीछे के विज्ञान और दर्शन को खोलेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? हमारी यात्रा शुरू होगी पौराणिक कथाओं की गलियों से, फिर हम इसकी सटीक पहचान, इसके नामों के रहस्य और आयुर्वेद के उस गहन विश्लेषण तक जाएंगे जो बताता है कि ये शरीर पर काम कैसे करता है। चलिए, तो फिर इस कहानी को इसकी शुरुआत से ही खोलते हैं। नीम को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मुझे लगता है इसका जवाब पौराणिक कथाओं में ही मिलेगा। हाँ, वही मिलेगा। मैंने समुद्र मंथन की कथा सुनी है और कहते हैं कि उसका नीम से कोई नाता है। हाँ, ये सबसे प्रचलित कथाओं में से एक है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे अमृत कलश निकला, और उस अमृत को बांटते समय कहते हैं कि कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। अच्छा। और उनमें से कुछ नीम के पेड़ पर पड़ी। अच्छा, तो अमृत की बूंदों से। हाँ, और माना जाता है कि इसी वजह से नीम को ये अद्भुत, मतलब लगभग दैवीय रोगनाशक शक्ति मिली। यानी इसके गुणों को एक तरह से दैवीय आशीर्वाद के तौर पर देखा गया। बिल्कुल, ये कहानी इसे अमरता और आरोग्य का प्रतीक बना देती है। और भी कोई कहानी है? हाँ, एक और कहानी सूर्यदेव से जुड़ी है। सूर्यदेव से? वो कैसे? कहते हैं कि एक बार सूर्य नारायण ने राक्षसों से बचने के लिए नीम के पेड़ में शरण ली थी। अच्छा। इसी वजह से नीम को सुरक्षा और एक शुद्ध करने वाली ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में नीम का एक नाम इसी कथा से प्रेरित है, रवप्रिय। रवप्रिय, जिसका अर्थ है सूर्य का प्रिय। वाओ! ये दिखाता है कि कैसे हमारी लोक कथाएं और शास्त्रीय ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ लोक कथाएं और विश्वास नहीं है ना? इसके कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। इतिहास में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कितना पुराना? जब हम लगभग 4,500 साल पीछे जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में। 4,500 साल? हाँ, तो वहां मिली औषधीय चीजों में नीम की पत्तियां और टहनियां भी मिली हैं। अच्छा। और अगर हम लिखित प्रमाण की बात करें, तो सबसे पुराना रिकॉर्ड हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र? वो तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। जी, तो ये कोई नई खोज नहीं है, ये हजारों साल की परखी हुई विरासत है। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। जरूर। मान लीजिए कोई किसी जंगल में है या किसी गांव में, और उसे नीम के पेड़ की पहचान करनी है। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक और पेड़ होता है ना जो बिल्कुल नीम जैसा दिखता है, बकाइन। हाँ, मैलिया। उससे बहुत कंफ्यूजन होता है, और सही पहचान के बिना औषधि का प्रयोग खतरनाक हो सकता है। तो फिर कैसे पता करें? इसकी कुछ बहुत ही विशिष्ट पहचान है। सबसे मुख्य और भरोसेमंद पहचान है पत्ती के बेस पर, मतलब जहां पत्ती डंठल से जुड़ती है। अच्छा, पत्ती में? हाँ, अगर आप नीम की एक पत्ती को ध्यान से देखें तो उसके आधार पर आपको ग्रंथियों के 2 जोड़े मिलेंगे। 2 जोड़े? हाँ, 2 pairs of glands। एक जोड़ा बिल्कुल गोल होगा, एक बिंदी जैसा, और दूसरा थोड़ा लंबा, एक लकीर जैसा। अरे वाह, ये तो मतलब एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ आजादी रेक्टर जीनस में ही मिलता है। ये तो बहुत सूक्ष्म जानकारी है। और कुछ? हाँ, दूसरी बड़ी पहचान इसकी पत्तियां हैं, जिन्हें सरल पिच्छाकार कहते हैं। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। नहीं, इसका मतलब सरल है। एक मुख्य डंठल पर पंख की तरह दोनों तरफ कई पत्तियां लगी होती हैं, पर वो पत्तियां आगे और छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बंटती। अच्छा। जबकि जो कंफ्यूजन पैदा करने वाला बकाइन का पेड़ है, उसकी पत्तियां आगे भी विभाजित होती हैं। समझ गई। और एक और अंतर आपने बताया था। हाँ, वो थोड़ा और तकनीकी है उसके फल के अंदर। नीम के फल में एक बीज होता है और उसका अंडाशय त्रिकक्षीय होता है। और बकाइन में? उसमें ये 4 से 8 कक्षीय होता है। पर आम इंसान के लिए पत्ती के आधार पर वो ग्रंथियां देखना सबसे आसान और अचूक तरीका है। ये जानकारी तो बहुत ही काम की है। अब यहाँ से ये विषय और भी दिलचस्प हो रहा है। कहते हैं कि आयुर्वेद में किसी भी चीज का नाम उसके गुणों का आईना होता है। बिल्कुल सही।
तो चलिए नीम के नामों के पीछे छिपे रहस्यों को समझते हैं। इसके वानस्पतिक नाम से शुरू करते हैं। जरूर। इसका लैटिन नाम है एज़ोडिरेक्टा इंडिका। एज़ोडिरेक्टा इंडिका। ये नाम फारसी भाषा से बना है, जो बहुत ही काव्यात्मक है। फारसी से? हाँ। आजाद का मतलब है फ्री, दरख्त यानी ट्री, और ए हिंद मतलब ऑफ इंडिया। तो भारत का आजाद पेड़। बिल्कुल, द फ्री ट्री ऑफ इंडिया। वाह, ये तो अपने आप में एक पहचान है। शायद इसलिए क्योंकि ये पेड़ हर तरह की मिट्टी और मुश्किल हालात में भी आसानी से उग जाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता। और इसके संस्कृत नाम? मैंने सुना है वो तो इसके गुणों का पूरा खजाना है। हाँ, संस्कृत का तो हर नाम एक गुण की व्याख्या करता है। भाव प्रकाश निघंटू में इसके कई नाम एक ही श्लोक में दिए गए हैं। अच्छा। श्लोक कुछ इस तरह है। निम्बः स्यात् पिचुमर्दश्च पिचुमंदश्च तिक्तका अरिष्टः पारिभद्रश्च हिंगु निर्यास इत्यपि। वाह, तो इसमें से कुछ मुख्य नामों को समझते हैं। हाँ, सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम है निम्ब। निम्ब। इसकी उत्पत्ति हुई है निम्बति स्वास्थ्यं ददाति से, जिसका सीधा सा अर्थ है जो अच्छा स्वास्थ्य देता है। ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट है, नाम में ही उसका सबसे बड़ा गुण। हाँ, फिर एक नाम है अरिष्ट, जिसका अर्थ है अविनाशी या संपूर्ण। अविनाशी? यह इसके स्थायी और पूर्ण उपचार गुणों को दर्शाता है कि यह रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। और एक नाम आपने पिचुमर्द भी कहा था श्लोक में। हाँ, पिचुमर्द। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसका शाब्दिक अर्थ है कुष्ठ रोग का नाश करने वाला। कुष्ठ रोग का? जी। यह नाम सीधे सीधे त्वचा रोगों में इसके क्लासिकल उपयोग को उजागर करता है। तो शायद इसीलिए आज भी इतने सारे साबुन और क्रीम में नीम होता है। बिल्कुल, यह उसी प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप है। और एक और नाम था सर्व। सर्वतोभद्र। हाँ, सर्वतोभद्र, जिसका मतलब है सभी तरह से शुभ। ये इसके सार्वभौमिक औषधीय उपयोग को दिखाता है कि यह पेड़ सिर से लेकर पैर तक हर तरह से इंसान के लिए कल्याणकारी है। ये नाम तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक प्राचीन वैद्य इन गुणों को असल में इस्तेमाल कैसे करता था? मतलब ये शरीर पर काम कैसे करता है? इस कैसे का जवाब आयुर्वेद के एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत रसपंचक में छिपा है। रसपंचक? हाँ, किसी भी जड़ी बूटी को समझने के 5 मापदंड। इसमें पहला है रस, यानी उसका स्वाद। और नीम का स्वाद तो उससे कड़वा तो शायद ही कुछ हो। सही कहा। आयुर्वेद की भाषा में इसका रस तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला होता है। अब आयुर्वेद कहता है कि कड़वा रस शरीर में बढ़े हुए पित्त और कफ दोष को शांत करता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है वीर्य, यानी उसकी तासीर, कि वो गर्म है या ठंडा। और नीम तो ठंडा ही महसूस होता है। बिल्कुल, इसका वीर्य शीत यानी ठंडा होता है। इसी ठंडी तासीर के कारण ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी, जलन, सूजन, बुखार, इन सब में बहुत प्रभावी है। अच्छा, तो इसीलिए गर्मियों में होने वाली घमौरियों या स्किन रैशेस के लिए लोग नीम के पानी से नहाने ही सलाह देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है। हाँ, वही उसके पीछे का विज्ञान है। अब आता है तीसरा और सबसे अनोखा गुण, विपाक। विपाक मतलब? यानी पाचन के बाद शरीर पर होने वाला प्रभाव। और यहीं पर नीम हमें हैरान कर देता है। वो कैसे? देखिए, ज्यादातर जो चीजें स्वाद में कड़वी और तासीर में ठंडी होती हैं, पाचन के बाद भी उनका प्रभाव ठंडा या मीठा होता है। हाँ। लेकिन नीम इसका अपवाद है। पाचन के बाद इसका प्रभाव कटु यानी तीखा या पंजेंट होता है। एक मिनट, ये थोड़ा उलझाने वाला है। कोई चीज ठंडी होके भी पाचन के बाद तीखा प्रभाव कैसे दे सकती है? ये तो एक दूसरे के विपरीत लगता है। यही तो नीम की खासियत है। ये कटु विपाक शरीर में गर्मी यानी पित्त को बढ़ाए बिना जठराग्नि को बढ़ाता है। जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति? हाँ, हमारी पाचन शक्ति। ये एक बहुत दुर्लभ संयोजन है। ये पाचन को सुधारता है, भूख लगाता है और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को पचाकर बाहर निकालता है। मतलब ये शरीर को ठंडा भी रखता है और पाचन तंत्र को सक्रिय भी करता है। बिल्कुल, एक बहुत ही खास संतुलन है ये। ये तो सच में अनोखा है। और चौथा गुण? चौथा है गुण, यानी उसकी भौतिक विशेषताएं। इसके 2 मुख्य गुण हैं, लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी सूखा। हल्का और सूखा? हल्का होने के कारण ये शरीर में आसानी से पच जाता है और बहुत तेजी से हर छोटे से छोटे चैनल तक पहुंच जाता है। और रूखा होने के कारण? रूखा होने के कारण ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त नमी या कफ को सोखता है। इसीलिए ये बहते हुए घावों या कफ वाली खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हम इन सब को जोड़ कर देखें, कड़वा स्वाद, ठंडी तासीर,
तीखा पाचन और सूखे हल्के गुण, इनके आधार पर शरीर में इसके मुख्य कार्य, जिन्हें आयुर्वेद में कर्म कहते हैं, वो क्या होंगे? इन गुणों से ही इसके कर्म तय होते हैं। भाव प्रकाश निघंटू का एक और श्लोक इसके कर्मों को बहुत सुंदर तरीके से बताता है। एक और श्लोक? हाँ, निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुपा कोग्नि वातनोत अहृदय श्रम त्रुट कास ज्वरा रुचिकृमि प्रणोत व्रण पित्त कफ छर्दी कुष्ठ खिल्ला समेहनोत। वाह, इसमें तो बहुत कुछ कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि नीम शीतल, लघु और कटु विपाक वाला है। ये कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है, इसलिए कफ पित्त हर है। ये कृमिघ्न है, यानी पेट के कीड़ों का नाश करता है। अच्छा। कुष्ठघ्न है, मतलब सभी प्रकार के त्वचा रोगों का नाश करता है। ये व्रणहर भी है, यानी ये घाव को साफ भी करता है और इसे भरता भी है। और श्लोक में ज्वर का भी जिक्र था। ये ज्वरघ्न यानी बुखार कम करने वाला, और विषघ्न यानी शरीर में विष के प्रभाव को कम करने वाला भी है। लेकिन स्रोत में एक प्रभाव का भी जिक्र है। ये कल्म से अलग कैसे है? ये आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वो विशेष शक्ति होती है जिसे केवल रस, गुण, वीर्य, विपाक के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। मतलब उसका एक्स फैक्टर? बिल्कुल सही शब्द, उसका एक्स फैक्टर है। जैसे कुछ जड़ी बूटियों के गुणधर्म एक जैसे हो सकते हैं, पर उनका काम बिल्कुल अलग होता है। वो जो अलग काम है वही उसका प्रभाव है। तो नीम का ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है? नीम का प्रभाव है इसका विषाणुरोधी यानी एंटीवायरल, परजीवी रोधी एंटी पैरासाइटिक और प्रतिरक्षा नियामक यानी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होना। अच्छा। हम रसगुणों वीर्य से ये तो बता सकते हैं कि ये बुखार उतारेगा, लेकिन ये क्यों चेचक जैसे वायरस के खिलाफ इतना कारगर था, ये इसके प्रभाव से ही समझा जा सकता है। सांप के जहर के इलाज में इसका प्राचीन उपयोग भी इसके विषगन्न प्रभाव का ही उदाहरण है। तो इसी वजह से वेदों में इसे सर्व रोग निवारिणी कहा गया। बिल्कुल, ये सिर्फ उसके सामान्य गुणों की वजह से नहीं, बल्कि इस विशेष अद्वितीय शक्ति की वजह से है। तो कुल मिलाकर नीम सिर्फ एक कड़वा पौधा नहीं है, यह एक बहुत ही जटिल और संतुलित औषधि है। हाँ, जिसका इतिहास उतना ही समृद्ध है जितनी इसकी जैव रसायन की। अमृत की बूंदों की कहानी से लेकर इसके अनोखे कटु विपाक तक, ऐसा लगता है कि इसका हर पहलू उपचार के लिए ही डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, इसकी पूरी पहचान, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसके नाम निम्ब में ही छिपी है, जो अच्छा स्वास्थ्य देता है। ये आयुर्वेद के उस गहरे ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक पौधे को सिर्फ उसके केमिकल कंपाउंड से नहीं, बल्कि उसके स्वाद, ऊर्जा और यहां तक कि उसकी एक विशेष शक्ति के स्तर पर भी समझा जाता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच। स्रोतों में बताया गया है कि नीम का लैटिन नाम भारत का आजाद पेड़ है। जब हमने ये समझा कि ये शरीर को कीड़ों, विषाक्त पदार्थों और न जाने कितनी बीमारियों की गुलामी से आजाद करता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी प्राकृतिक चीज का स्वतंत्रता का प्रतीक होने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? शायद सच्ची आजादी बाहरी ही नहीं, भीतरी भी होती है। रोगों से आजादी। ये सोचने लायक बात है।